एंड नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल द शाइनिंग स्टार्स। सो कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, सब अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का अच्छे से ध्यान भी रख रहे होंगे। तो आपको पता है मेरी लेक्चर सीरीज़ जो है वो यूनिट 1 और यूनिट 2 के MCQ सीरीज़ जो है वो मैंने अपलोड कर दी है। अगर जिन्होंने अभी भी नहीं देखी है प्लीज़ वो मेरे लेक्चर्स फॉलो कीजिए, और जिन्होंने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, सो दैट कि हर कोई स्टूडेंट जो भी JK SSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है उस तक मेरी वीडियोस पहुंच पाए और वो इन वीडियोस का फ़ायदा उठा पाए। ठीक है, सो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए सो दैट हर एक स्टूडेंट इसे देखे भी और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तो आज हम यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 3 जो कि आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनर्स। ठीक है, अब ये जो प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनर्स हैं, क्वेश्चनर्स मैंने आपको ऑलरेडी लेक्चर 1 में बताया था कि क्वेश्चनर्स होता क्या है। स्टिल डोंट वरी, मैं आज दोबारा से रिपीट करूँगी। और इसमें हमें पढ़ना है कि क्वेश्चनर्स को हम प्रिपेयर कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने इस टॉपिक को मैंने दो सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है। नंबर 1 इज प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनर, प्रिंसिपल्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनर, और जो सेकंड टॉपिक है उसमें हम स्टेप्स बताएंगे कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं जब भी हम क्वेश्चनर बनाते हैं, तो किन स्टेप्स को हमें दिमाग में ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रिंसिपल्स के साथ। वॉट आर द वेरियस प्रिंसिपल्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनर। जब भी हम प्रिंसिपल्स की बात करते हैं ना, तो प्रिंसिपल से मेरा मतलब है कि हमें क्वालिटीज़ की बात करनी है। जब भी हम एक क्वेश्चनर बनाते हैं तो एक अच्छे क्वेश्चनर में, एक गुड क्वेश्चनर में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए हमें उसकी बात करनी है। ठीक है, तो एक जैसे एक अच्छा प्रेजेंटेबल जो क्वेश्चनर होता है जिससे देख के मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पोंडेंट्स जो हैं उनमें इंटरेस्ट जागे कि वो उस क्वेश्चनर को फिल करे। ठीक है, उसको इनकरेज करे कि आपको फिल करना ही करना है। तो ऐसी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिससे कि हम रिस्पोंडेंट का इंटरेस्ट जो है ना वो अट्रैक्ट कर पाएँ, सो दैट कि उसको इंकरेजमेंट मिले कि वो इस क्वेश्चनर को फिल करे ही करे। ठीक है, तो उन क्वालिटीज़ की बात करनी है मैंने। और ये जो मैंने क्वालिटीज़ मेंशन किए नहीं, ऑलरेडी मैंने स्टेप बाय स्टेप ही किए। अगर आप सिर्फ प्रिंसिपल्स को भी दिमाग में रखोगे तब भी आपको पता है कि मैं कैसे प्रोसीड करूँगी फ्रॉम बेस टिल द एंड। ठीक है, तो आपको ये मैंने स्टेप्स वैसे ही मेंशन करे हैं, तो 1 बाय 1 सभी स्टेप्स को समझते हैं। ओके, तो देखो जब भी हम क्वेश्चनर बनाते हैं ना, अभी तो हम क्वालिटीज़ की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली क्वालिटी ये होती है कि क्वेश्चनर जब भी हम किसी को मेल करते हैं तो उसके साथ एक कवर लेटर ज़रूर अटैच करना चाहिए। ठीक है, तो कवर लेटर का मतलब क्या है और इस कवर लेटर में क्या लिखा होता है और इसका पर्पस क्या होता है। देखो, अगर जैसे मैंने आपको मेल्ड क्वेश्चनर मेथड पढ़ाया था ना लेक्चर नंबर 2 में, प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड्स में, तो वहाँ पे मैंने बताया था जो मेल्ड क्वेश्चनर मेथड होता है उसमें हम क्या करते हैं, बाय पोस्ट। ठीक है, या मेल भी, अगर आप सपोज करके चलो अगर मैं मेल भी कर रही हूँ तो मैं तो इन रिस्पोंडेंट के पास नहीं बैठी हूँ, है ना, मैंने उसे मेल कर दिया। अब रिस्पोंडेंट को क्या पता है कि ये क्वेश्चनर मुझे क्यों फिल करना है, मैं क्यों इंटरेस्ट शो करूँ इस क्वेश्चनर को फिल करने के लिए। फिर अगर कर भी लिया तो हो सकता है मैं वापस ही ना करूँ, क्यों वापस करूँ, मैं क्यों किसी के लिए अपना टाइम वेस्ट करूँ। ठीक है, कुछ ऐसी भी थिंकिंग रखते हैं कि मैं अपना प्रीशियस टाइम इस पर्सन के लिए क्यों डिवोट करूं। ठीक है, तो इस कवर लेटर का यही पर्पस रहता है कि हम इसमें सारे जो भी मेरा पर्पस है ना स्टडी का, ठीक है, मैं लिख देती हूँ साथ साथ कि जो भी मेरा पर्पस है और ऑब्जेक्टिव कह सकते हो आप, पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी इज मैंशनड, ऑफ स्टडी इज मैंशनड इन दिस कवर लेटर। ओके, तो इस कवर लेटर में क्या रहता है, जो भी मेरी स्टडी का पर्पस क्या है, मेरी स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों मैंने ये क्वेश्चनर जो है बनाया है, वो सब उसमें लिखा रहता है। और ये क्वेश्चनर जो है के साथ अटैच करके रिस्पोंडेंट को भेजा जाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ों का मेंशन किया जाता है। सबसे पहले कि ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है। नंबर सेकंड ये भी बोला जाता है कि भाई जो भी आप इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहे हो ना, इट वुड बी केप्ट सीक्रेट। ओके, योर इंफॉर्मेशन वुड बी केप्ट
सीक्रेट। ऑब्वियस ही बात है ना, आप अपना इन्फॉर्मेशन मुझे क्यों शेयर करोगे? किसी अननोन को आप अपना इन्फॉर्मेशन कभी भी शेयर करना नहीं चाहोगे। जैसे कि अब अगर अभी मैं आपको लेक्चर सीरीज पढ़ा रही हूँ, मैं आपको खुद ही अपना नाम वगैरह डिटेल्स दूंगी, अपनी ईमेल आईडी दे सकती हूँ। बट अगर आप रोड साइड पे कहीं वॉक कर रहे हो और सडनली आपको कोई अननोन पर्सन आके पूछे कि आपका नाम क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है, तो आप उसे बताने में विलिंगनेस शो नहीं करोगे डेफिनेटली, है ना। आप बोलोगे कि हु आर यू टू आस्क मी माई नेम, यू आर आस्किंग फॉर माई फ़ोन नंबर, हु आर यू, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो और आप उसको अपना इन्फॉर्मेशन, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, वो कभी भी शेयर नहीं करना चाहोगे डेफिनेटली, ठीक है। तो ये चीज़ें वहाँ पे बताई जाती है कि वही जो भी आप इन्फॉर्मेशन अपना हमारे क्वेश्चनर में शेयर करोगे, इट वुड डेफिनेटली बी केप्ट सीक्रेट, ठीक है। उसे हम किसी भी थर्ड पार्टी के साथ रिवील नहीं करेंगे, वो सिर्फ आपके और हमारे बीच की बात है, ठीक है। और इसके अलावा देखो, अब मैंने अगर बाय मेल बाय पोस्ट सेंड किया है अपने रिस्पोंडेंट को, तो तीसरी चीज़ मुझे ये भी ध्यान में रखनी है कि मैं एक उसके साथ क्या करूँगी, सेल्फ एड्रेस्ड इन्वेलप भी अटैच करूँगी, ठीक है। अ सेल्फ एड्रेस्ड स्टेम्प्ड एनवेलप। स्टेम्प्ड envelope is envelope या envelope भी कह सकते हो, envelope is enclosed, ठीक है। उसके साथ एक सेल्फ एड्रेस्ड स्टेम्प्ड एनवेलप भी इंक्लोज किया जाता है। ये क्यों इंक्लोज किया जाता है? इसके साथ मीन्स सेल्फ एड्रेस मीन्स मेरा खुद का एड्रेस, कि भाई आपने जब क्वेश्चनर फिल कर दिया तो आपको इस एड्रेस पे उसको दोबारा से पोस्ट करना है, ठीक है, सो दैट कि वो मुझे वापस मिल जाए। जो भी मैंने क्वेश्चनर आपको पोस्ट किया, अब आपको मुझे भी तो भेजना है ना। अगर मैं उसमें सेल्फ एड्रेस, अपना एड्रेस ही नहीं लिखूंगी और ऐसे ही मैंने भेज दिया, तो वो वापस कैसे आएगा, ठीक है। तो मुझे अपना सेल्फ एड्रेस और जो भी इसके चार्जेस है वो मैं ही पे करूँगी, ठीक है। दैट मीन्स वो इन्वेस्टिगेटर ही पे करेगा, वो रिस्पोंडेंट क्यों पे करेगा, है ना। अगर मुझे क्वेश्चनर सेंड करना है अपनी कॉस्ट पे, तो मैं किसी अननोन पर्सन के लिए क्यों फालतू में कहते हैं ना पैसे खर्चूंगी, ठीक है। तो मैं चाहे वो 10 रुपये की बात हो, चाहे वो 5 रुपये की बात हो, तो हम किसी अननोन पर्सन के लिए इस तरह के काम में हम यूजुअली यही अप्रोच रखते हैं कि मैं क्यों उसके लिए पैसे खर्चूँ, एफर्ट लगाऊँ, टाइम वेस्ट करूँ, है ना। तो यूजुअली हमारा यही माइंडसेट रहता है। तो मैं आपको ऑन ए जनरल बेसिस बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी सोच की बात कर रही हूँ कि नहीं ये इंसान ऐसा ही सोचता है, ऐसा नहीं, जनरल बेसिस पे बता रही हूँ, ठीक है। तो सेल्फ एड्रेस स्टैम्प्ड एनवेलप जो है वो इंक्लोज किया जाता है, सो दैट कि आपको इसी एड्रेस पे वापस भेजना है। तो जो भी इस क्वेश्चनर की पूरी कॉस्ट है वो मैं ही बेयर करूँगी या करूँगा, ना कि आप करोगे, ठीक है। और अब देखो, ये सब भी हो गया, और कवर लेटर में एक और चीज़ मेंशन की जाती है। देखो, आपको मैंने 3 पॉइंट्स बता दिए, आई एम नाउ डिस्कसिंग द लास्ट पॉइंट अंडर दिस वेरी पर्टिकुलर पॉइंट, द कवर लेटर, ठीक है। तो लास्ट क्या है, देखो, कुछ रिस्पोंडेंट्स तो भेजेंगे और कुछ रिस्पोंडेंट अगर जो सपोज करो मेरे जैसे होंगे वो तब भी नहीं भेजेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, वो जो इन्वेस्टिगेटर है उसको ना कुछ इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो क्या करेगा, कुछ इंसेंटिव्स, सम इंसेंटिव्स आर टू बी गिवन, ठीक है, आर टू बी गिवन। इंसेंटिव में मतलब कोई गिफ्ट बोल देगा कि मैं गिफ्ट दे देता हूँ, कोई बोनस हो जाएगा, ठीक है, कोई वाउचर्स हो जाएंगे कि भाई आप अगर ये टाइमली मुझे विद इन द टाइम लिमिट मुझे अगर वापस करते हो क्वेश्चनर, तो आपको ये गिफ्ट मिलेगा, आपको ये बोनस दिया जाएगा, आपको ये वाउचर्स मिलेंगे, आपको इतना कंसेशन दे देंगे हम, ठीक है। तो इस तरह के जो है इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं रिस्पोंडेंट को, सो दैट कि वो टाइम लिमिट में रहते हुए ही क्वेश्चनर्स को वापस भी भेजे, तो उनमें इंटरेस्ट जागे कि भाई हमें भरना है और इसे विद इन द जो भी स्टिपुलेटेड टाइम है उसमें हमें वापस भी करना है, ठीक है। तो ये कवर लेटर जो है ज़रूर होना चाहिए, अटैच करना चाहिए हम अपने क्वेश्चनर के साथ, अगर हम क्वेश्चनर अपना मेल कर रहे हैं किसी भी रिस्पोंडेंट को, ठीक है। तो ये बहुत ही खास और इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अ क्वेश्चनर, क्लियर है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द सेकेंड पॉइंट, दैट इज द साइज ऑफ क्वेश्चन शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल, ठीक है। एंड दिस पॉइंट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। हमारे जो, और यहाँ से क्वेश्चन आता भी है, जो क्वेश्चंस का साइज़ है ना, मतलब कि कितने क्वेश्चंस जो है
हमारे क्वेश्चनर में होने चाहिए, इसका ये मतलब है। तो आपको आपको पता है यहाँ से जीएसए में भी शायद ये क्वेश्चन आया था, और ये मैंने अपने एमसीक्यू सीरीज में भी जो ऑफलाइन बैचेस थे वहाँ पे भी मैंने ये क्वेश्चन पुट किया था। यूजुअली क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि क्वेश्चनर लिखा होता है कि भाई एक गिवन क्वेश्चनर में कितने क्वेश्चंस होने चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शंस में कई बार लिखा होता है 15 to 20, 5 to 10, 15 to 30 क्वेश्चंस, 10 to 15 क्वेश्चंस, ठीक है। या फिर एक ऑप्शन इस तरह से होगा एज मिनिमम एज पॉसिबल, एज स्मॉल एज पॉसिबल, ठीक है। तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपके क्वेश्चनर में कितने क्वेश्चंस होने चाहिए, 5 होने चाहिए, 10 होने चाहिए, 20 होने चाहिए, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। जितनी नेसेसिटी है आपके क्वेश्चनर को, जो आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, उस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंगली जितने आपको सूटेबल लगते हैं आप पूछ सकते हो, लेकिन वो बिल्कुल कम होने चाहिए, टू द पॉइंट होने चाहिए, एग्जैक्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि फालतू में अननेसेसरी मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन डाल दिए जिनका कोई मतलब बेस नहीं है, जो टोटली बेसलेस है, मीनिंगलेस है। तो उतने कम से कम रखो जिसमें कि मेरे ऑब्जेक्टिव भी सारे क्लियर हो जाए, जो भी मुझे फाइंड आउट करना चाहती हूँ मैं वो सब भी पूरा हो जाए, और मेरे क्वेश्चंस का साइज भी कम से कम रहे, सो दैट कि जो रिस्पोंडेंट्स है ना वो बोर फील ना करें, ठीक है, वो डिमोटिवेटेड फील ना करें, ठीक है, वो अपना डिसइंटरेस्ट जो है वो शो ना करें मेरे क्वेश्चनर को फिल करने के लिए। तो साइज जो है वो क्वेश्चंस का वो मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चनर हमारा जितना छोटा हो सके उतना छोटा होना चाहिए, बट कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं कि वे 5 ही होने चाहिए क्वेश्चंस या 10 ही क्वेश्चंस होने चाहिए, ये कहीं पे भी कोई रूल नहीं है, ठीक है। बस ये होना चाहिए एज मिनिमम एज पॉसिबल, एज स्मॉल एज पॉसिबल। सो दिस पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सो जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड, ओके। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज क्वेश्चंस शुड बी अरेंज्ड इन अ लॉजिकल मैनर, ठीक है। जब भी हम क्वेश्चनर बनाते हैं ना तो वो उसके जो क्वेश्चंस का सेट होता है ना वो लॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी क्वेश्चन कहीं पे भी आ गया। आप देखा होगा आपने, जब भी आप कोई क्वेश्चनर फिल करते हो, चाहे वो अमेजोन में करते हो, कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट में करते हो, ठीक है, या फिर आप रेस्टोरेंट्स में जाके या मॉल्स में जाके, जो भी अगर कहीं शोरूम आपको बोलता है कि ये भर दो आप प्लीज़, तो आप देखते हो लॉजिकल ऑर्डर में होते हैं। हर एक क्वेश्चन का एक दूसरे क्वेश्चन के साथ ना लिंक होगा। अगर आपको थर्ड क्वेश्चन पूछा गया तो फोर्थ का कोई थर्ड क्वेश्चन के साथ लिंक होगा, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है तो फिफ्थ का फोर्थ के साथ लिंक होगा। तो इस तरह से जो क्वेश्चंस का सीक्वेंस होता है ना, दे आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरलिंक्ड, ठीक है। तो ये नहीं कि कोई भी क्वेश्चन कहीं पे भी जंप करके कहीं पे भी आ गया, ठीक है। तो वो लॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए, और इट शुड बी फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक होना चाहिए, हमेशा जनरल टू स्पेसिफिक होना चाहिए। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। जो जो मैं पॉइंट्स बोल रही हूँ ना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है पेपर में, और ये दोनों क्वेश्चंस भी जीएसए में पूछे गए हैं, ठीक है। तो जनरल टू स्पेसिफिक होना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट डू यू मीन बाय जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है। जब भी हम किसी से क्वेश्चनिंग करते हैं ना, आप देखना, अगर मैं आपसे मिलती हूँ तो आपसे क्वेश्चनिंग करती हूँ, पहले मैं आपके बारे में पूछूंगी, भाई आपका नाम क्या है, आप क्या करते हो। उसके बाद अगर मुझे आपके किसी फैमिली मेम्बर की इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके बाद मैं आपकी फैमिली पे जाऊंगी। ये नहीं कि जिसकी मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं डायरेक्ट जंप कर दूंगी आपके फैमिली मेम्बर्स में, कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आपके फोर फादर क्या करते हैं, ठीक है, आपकी ग्रैंड मदर क्या करते हैं, ग्रैंड पा क्या करते हैं, ठीक है। तो ऐसे नहीं होगा, पहले मैं आप पे आऊँगी, जनरल पे जाऊंगी, उसके बाद मैं स्पेसिफिक मीन्स बिल्कुल क्लियर हो जाऊंगी कि मुझे क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो हमेशा हमारे जो क्वेश्चंस है ना एक लॉजिकल ऑर्डर में रहते हैं, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रहते हैं, ठीक है। पहले मैंने आपका नाम पूछा, आपके बारे में पूछा, उसके बाद मैं आपके पेरेंट्स के बारे में पूछूंगी कि भाई आपके पापा का क्या नाम है, मम्मा का क्या नाम है, ठीक है, वो क्या करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ना थोड़ा और ओपन होते रहेंगे और स्पेसिफिक होते जाएंगे, ठीक है। सो it should be from general to specific, ठीक है। I hope it is clear to you now. Okay, now the next point is questions should be short, simple, brief and clear to understand, ठीक है। हमारे क्वेश्चंस, ये मैंने अभी ऊपर आपको जैसे बताया कि मिनिमम एज पॉसिबल होने चाहिए, हमारे क्वेश्चंस ना एकदम शॉर्ट होने चाहिए। ज़्यादा नहीं है कि मैंने एक ही क्वेश्चन को अलग अलग वे में 5-6 बार पूछ लिया, तो अननेसेसरली मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है, कि उससे क्या होगा, जो मेरा रिस्पॉन्डेंट है ना वो भरने से पहले ही उसको छोड़ देगा। वो बोलेगा यार इतने सारे क्वेश्चन, क्योंकि हम सबसे पहले क्या करते हैं ना,
जैसे सपोज करो ये मेरा क्वेश्चनर है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, पहले इसके पेजेस देखूंगी कि भाई कितने पेजेस का है ये, ठीक है। तो वो पेजेस मैंने देखे ना, अच्छा इसके 4 पेजेस हैं, 5 पेजेस है, तो मुझे ना पहले से ही इसका मुझे ना इंटरेस्ट मेरा निकल जाएगा, मेरा इंटरेस्ट नहीं रहेगा कि मैं इस क्वेश्चन को फिल करूँ, यार कौन लगा रहेगा, अब इसमें कितना टाइम लगेगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। हम यूजुअली ये बातें करते हैं ना, यार मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कहाँ इतना टाइम इस पे लगाऊं कि मैं एक एक क्वेश्चन को पढ़ती। और फिर दूसरी बात, अगर क्वेश्चन जो है लंबे लंबे से हुए, ठीक है, अगर एक एक 4 4 लाइंस का एक एक क्वेश्चन ही है, तो अगेन और मुझे मतलब होगा कि यार अब तो मैं बिल्कुल ही, मैं क्या इतने लंबे लंबे क्वेश्चन ही पढ़ती रहूँ, ठीक है। तो हम इस तरह का इंटरेस्ट भी शो करते हैं, तो उससे क्या होगा, जो क्वेश्चनर है वो अनफिल्ड ही रह जाएगा, वो फिल ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमारे क्वेश्चंस जो एकदम शॉर्ट होने चाहिए, टू द पॉइंट होने चाहिए, ब्रीफ, ठीक है, एकदम सिंपल होने चाहिए, एग्जैक्ट क्लियर वर्ड्स में होने चाहिए कि हम पूछना क्या चाहते हैं, एग्जैक्ट होना चाहिए वो, ये नहीं कि पूछना कुछ और चाहते हैं लिखा कुछ और है, ऐसा नहीं, एकदम क्लियर हो, टू द पॉइंट हो, ब्रीफ हो, एज शॉर्ट एज पॉसिबल, ठीक है। और एकदम सिंपल लैंग्वेज में होनी चाहिए, वो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स नहीं होने चाहिए, टफ वर्ड्स नहीं होने चाहिए। जैसे अगर मैं आपको अभी लेक्चर सीरीज पढ़ा रही हूँ, हो सकता है मैं हाई फाई इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ कर लूँ, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है जो आपको समझ ही ना आए। तो मेरी कोशिश है कि मैं जितना सिंपल हो सके, जितना बेसिक लैंग्वेज यूज़ कर सकूँ, क्योंकि मेरा मोटिव क्या है, अपनी नॉलेज शो करना मेरा मोटिव नहीं है। मेरा मोटिव ये है कि हर एक लेवल का जो स्टूडेंट है ना, यूजुअली सब नॉन बैकग्राउंड स्टूडेंट्स है, किसी ने भी ये स्टैटिस्टिक्स पहले नहीं पढ़ा होगा, मोस्टली सब ने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। क्योंकि आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप देख रहे हो 8 कंपोनेंट्स आपको प्रिपेयर करने हैं, और मोस्टली सब जो है, कोई साइंस सब्जेक्ट है, कोई कॉमर्स का है, स्टैटिस्टिक्स भी आ गया, मैथमेटिक्स भी आ गया। तो अगर कोई मेरे जैसा आर्ट्स का स्टूडेंट होगा जिसने सिंपल बेसिक सब्जेक्ट्स लिए होंगे, तो वो सारे कंपोनेंट्स को कैसे पढ़ेगा, ठीक है। और अगर पढ़ रहे हो तो कितना स्ट्रेस होगा, कितना मतलब प्रेशर है आपको कि कितने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो आपके लिए क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, समझ रहे हो, यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो हमारे क्वेश्चंस क्या होने चाहिए, एकदम सिंपल होने चाहिए, क्लियर। और मेरे को अपने ना ऐसे मतलब जार्गन्स नहीं यूज़ करने चाहिए कि मैं अपनी लैंग्वेज इतनी कॉम्प्लिकेटेड जस्ट टू शो कि यार देखो मुझे कितना आता है, मुझे वो नहीं शो करना है, ठीक है। जितना भी आता है ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे ये शो करना है कि आपको क्या वो चीज़ें समझ आ रही है या नहीं आ रही है, दैट इज़ माई मेन मोटिव ना, ठीक है। अदरवाइज़ मेरे टीचर होने का कोई फ़ायदा ही नहीं है कि अगर मैं कुछ बता रही हूँ, कुछ समझा रही हूँ और आपको वो चीज़ें समझ ही नहीं आ रही ना, तो मेरे टीचर होने का कोई मीनिंग नहीं रह जाता, ठीक है। तो मेरी प्रायोरिटी है कि आपको हर एक चीज़ समझ आए, स्पेशली जो नॉन बैकग्राउंड स्टूडेंट्स हैं, उनको ऐसे ना लगे कि यार स्टैटिस्टिक्स एक हवा है, ये समझ नहीं आ रहा, हमारी आउट ऑफ रेंज आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, आपको जस्ट उसको कोशिश करनी है, आपको भी एफर्ट्स थोड़े से लगाने हैं। अगर आपको समझ आ रहा है तो उसको थोड़े से 2 3 अटेम्प्ट्स और दो, ठीक है। तो इसलिए हमें जार्गन्स नहीं यूज़ करनी चाहिए, एकदम सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए, सो दैट कि हर एक लेवल का स्टूडेंट, क्योंकि कुछ हाउसवाइफ्स भी होती हैं, कुछ इलिटरेट पर्सन्स भी होते हैं, तो हम उनको क्वेश्चन समझा भी सकते हैं, ठीक है। तो जो थोड़ा सा भी पढ़ना लिखना जानता है लेकिन वो ज़्यादा हाई मतलब ज़्यादा टफ लैंग्वेज नहीं समझ पाते, हम भी इनफेक्ट कभी होता है कि डिक्शनरी का यूज़ हर किसी को लेना पड़ता है, इनफैक्ट मुझे भी लेना पड़ता है ना। कभी कोई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें भी समझ नहीं आते, फिर हम उसको गूगल करेंगे कि यार इसका क्या मतलब है, फिर हमें पता चलता। हर किसी के साथ होता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी परफेक्ट है, कोई परफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है, हमारे क्वेश्चनर्स में बिल्कुल सिंपल टू सिंपल लैंग्वेज यूज़ की जाती है, सो दैट कि किसी को भी किसी और की हेल्प ना लेनी पड़े, वो खुद ही उस क्वेश्चनर को समझ जाए इन अ सिंगल अटेम्प्ट, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इट शुड बी शॉर्ट, सिंपल, टू द पॉइंट, ब्रीफ और क्लियर, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज, मैंने पॉइंट से सारे मतलब इम्पॉर्टेंट भी कह सकते हो आप, और वैसे ही रखे हैं जो कि क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है। हमें ना अपने क्वेश्चनर में लोडेड क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए, ठीक है। लोडेड क्वेश्चंस, अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि मैम ये लोडेड क्वेश्चंस क्या है, क्या होता है। तो लोडेड मीन्स ऐसे क्वेश्चंस जो ना रिस्पोंडेंट के सेंटिमेंट्स को हर्ट करे, ठीक है। तो हमें इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए जो कि एक नेगेटिव इमेज लेके आए, ठीक है। तो हमें उस तरह के क्वेश्चंस ना पूछें कि जो उसके पर्सनल हो,
कुछ ऐसे मतलब इंटीमेट क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए, पर्सनल क्वेश्चंस हमें अवॉइड करने चाहिए, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए हमें जो कि कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स हों जिन 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 क्वेश्चंस की, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है हमें अवॉइड करने चाहिए। क्लियर है। सो लोडेड क्वेश्चन से मेरा यही मतलब है कि वो क्वेश्चन जो कि कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते हैं, तो हमें इस तरह के क्वेश्चंस को अवॉइड करना चाहिए, जिससे कि जो रिस्पोंडेंट है उनका इमोशनल कैरेक्टर जो है उनको हम हर्ट करें। इस तरह के क्वेश्चंस हमें बिल्कुल नहीं पूछने चाहिए जिनके बायस्ड आंसर्स हों, ठीक है। जो बायस्ड रिस्पॉन्सेज वाले क्वेश्चंस हमें अवॉइड करने चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं अगर मैं किसी को कोई अलग मतलब आपको पूछ लूँ यार कि आप उस कैंडिडेट को क्यों, वो जो इनकॉम्पिटेंट कैंडिडेट है आप उसको वोट क्यों कर रहे हो, ठीक है। सो अच्छा आप उसको वोट कर रहे हो, वो तो टोटली इनकॉम्पिटेंट कैंडिडेट है, ठीक है। तो ये आपकी मर्जी है ना कि आप किसको क्या वोट करना चाहते हो। तो आप बोलोगे यार हु आर यू टू आस्क मी, और मतलब आप कौन होते हो, मैं मेरी मर्जी है ना मैं जिसको भी वोट करूँ, ठीक है। अगर आप मेरे से कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछते हो तो मतलब मैं बोलूँगी कि आप पहले हमें परमिशन लेनी पड़ती है कि क्या हम आपसे पर्सनल क्वेश्चन पूछें। होता है ना कभी इस तरह से, ये है तो पर्सनल लेकिन क्या मैं पूछ सकती हूँ या मैं पूछ सकता हूँ आपसे। तो इस तरह के टर्म्स भी हम कभी यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चनर्स में अवॉइड करना चाहिए अंटिल कि हमें अवॉइड ही करना चाहिए कि हमें लोडेड क्वेश्चन जितना हो सके हमें नहीं पूछना चाहिए, ठीक है। Okay, now the next point is leaded questions should also be avoided. अब पहले तो हमने लोडेड की बात करी, अब लेडेड, बोथ टर्म्स आर डिफरेंट, ठीक है। तो इसको एक जैसा मत समझना। लोडेड मीन्स जब भी हम पर्सनल या ऐसे क्वेश्चन जो कि इमोशनल फीलिंग्स को हर्ट करे, सेंटिमेंट्स को हर्ट करे रिस्पॉन्ड, इस तरह के क्वेश्चन हमें नहीं पूछने चाहिए। लीडेड क्वेश्चन होते हैं, देखो लीड से लीडेड बन रहा है, ठीक है। लीडेड मतलब कि हमें इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए जो ना रिस्पोंडेंट को एक डायरेक्शन की तरफ लीड करे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस की मैंने और पहले ही एक स्पेसिफिक वे में अपने रिस्पोंडेंट को ना लीड कर दिया, एक डायरेक्शन दे दिए कि वे अब जो तुम्हें आंसर देना है ना वो इसी डायरेक्शन में ही देना है, ठीक है। तो मुझे इस तरह के क्वेश्चंस को भी ना अपने इसमें अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको पूछती हूँ, जैसे अभी मैं आपको लेक्चर्स मेरे कितने हो गए हैं, 5-6 लेक्चर्स तो मेरे डिलीवर हो चुके हैं ना आपको। अगर मैं बोलूँ कि आपको क्या लग रहा है कि मैं जो आपको लेक्चर सीरीज़ प्रोवाइड कर रही हूँ वो बहुत बुरी लेक्चर सीरीज़ प्रोवाइड कर रही हूँ, क्या मैं आपको बेकार लेक्चर्स प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। आपको क्या लगता है कि मेरे सारे लेक्चर्स बेकार जा रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो मेरे लेक्चर्स हैं ना वो बेकार हैं। तो अब आपको उस पर अपने व्यू पॉइंट्स देने हैं कि कितने बेकार हैं। क्या आपको लगता है कि बेकार है तो बताइए कितने बेकार हैं मेरे लेक्चर्स, ठीक है। अगर आई होप कि आपको मेरे लेक्चर्स बेकार ना लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, आपको समझ भी आ रहा हो, लेकिन ये जस्ट मैं ऐसे एग्जांपल के लिए बता रही हूँ कि अगर मैंने आपको ना पहले ही लीड कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमें अवॉइड करने चाहिए जो पहले ही अपने रिस्पोंडेंट को ना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लीड करते हैं। क्लियर है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एम्बिगुअस क्वेश्चंस शुड आल्सो बी अवॉइडेड। लीडेड क्वेश्चंस भी नहीं होने चाहिए, एम्बिगुअस क्वेश्चंस भी हमें नहीं पूछने चाहिए, अवॉइड करने चाहिए जितना हो सके, ठीक है, अवॉइड करने चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स सोचें कि मैम ये क्वेश्चंस होते तो हैं कभी हमारे क्वेश्चनर में, होते हैं तो उनको लास्ट में रखा जाता है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम कोशिश की जाती है कि हम ना पूछें, कम से कम पूछें, अवॉइड किए जाते हैं, ठीक है। तो हम ये बता रहे हैं अभी कि एक अच्छे क्वेश्चनर की क्वालिटीज़ क्या होती हैं, ठीक है, कि नहीं होने चाहिए इस तरह के क्वेश्चन। तो एम्बिगुअस क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो एम्बिगुअस क्वेश्चंस का मतलब है वो क्वेश्चंस जो क्लियर नहीं होते हैं, ठीक है, विच आर नॉट क्लियर, या फिर वेग कह सकते हो, जो कंफ्यूजिंग रहते हैं, ठीक है। नॉट क्लियर कह सकते हो, वेग कह सकते हो, ठीक है, कंफ्यूजिंग कह सकते हो। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी हमें नहीं पूछने चाहिए जो कि क्लियर नहीं है, जो वेग है, या फिर ऐसे कह सकते हो जो कि कंफ्यूजिंग है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें अवॉइड करने चाहिए। एक अच्छे क्वेश्चनर की यही क्वालिटी है। जैसे इसको मैं एग्जांपल देके बोलूँ, जैसे कि मुझे ना इस टर्म के लिए ना स्मोक का ही एग्जांपल सबसे बेस्ट लगता है, इसलिए मैं वो ही एग्जांपल जो है ना वो बार बार कोट करती रहती हूँ। मुझे वो तो मतलब अच्छा लगता है इस एग्जांपल को कोट करना। जैसे कि मैं आपको बोलूँ डू यू स्मोक, आप स्मोक करते हो,
अब देखो, जो मेरा हो सकता है आप मुझसे ही पूछ रहे हो कि मैम क्या आप स्मोक करते हो, मुझे ये क्वेश्चन दिख रहा है वहाँ पे क्वेश्चनर में लिखा हुआ। अब हो सकता है मैं स्मोक करती हूँ, लेकिन स्मोक में भी आपको पता है अलग अलग स्मोक होती है, पता मतलब पता तो होगा, अगर आप नहीं भी करते हो तब भी पता ही होगा। जैसे हुक्का है, ठीक है, आप सिगार कह सकते हो, सिगरेट कह सकते हो, ठीक है, फिर पाइप कह सकते हो, बीड़ी वगैरह जो होती हैं वो भी कह सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं स्मोक में भी। हुक्का, कोई हुक्का करता है, हो सकता है मैं हुक्का यूज़ करती हूँ लेकिन मैं सिगरेट ना पीती हूँ, हो सकता है मैं पाइप यूज़ करती हूँ बट मैं सिगार ना लेती हूँ, ठीक है। तो अब आपने तो बोल दिया कि डू यू स्मोक, ठीक है। अब स्मोक में क्या हो सकता है, आपने स्मोक जो है वो पूछा है सिगरेट से रिलेटेड, लेकिन मैंने समझा उसको सिगार से रिलेटेड, है ना, वो मेरा माइंड सेट है कि मैंने उसको किस डायरेक्शन में लिया, ठीक है। आपका था कि आपने उसको सिगार का समझ के पूछा है, लेकिन मेरा है कि मैंने उसको सिगरेट समझ लिया है, कुछ भी और समझ लिया, लेकिन जो आपने पूछा वो मैंने नहीं समझा है, ठीक है। तो इस तरह के कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जो क्लियर नहीं है बिल्कुल, इसलिए तभी कहते हैं हमारा जो क्वेश्चन आयर होता है ना, एकदम उसको जनरल टू स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक मीन बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन, एग्जैक्ट क्वेश्चन होने चाहिए, ऐसे घुमा फिरा के नहीं होने चाहिए, स्ट्रेट क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है। तो हमें कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी अपने जो है क्वेश्चनर में नहीं पूछने चाहिए। इंस्टेड मैं इस तरह से पूछ सकती थी कि क्या आप डेली बेसिस पे कितने सिगरेट्स का इंटेक करते हो, ठीक है, ठीक है। इस तरह से मैं पूछ सकती हूँ अपने क्वेश्चनर में क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ 5 to 10, 0 to 2, इस तरह फिर आप आराम से कर सकते हो, या कोई भी नी नन ऑफ दिस, तो फिर आप नन में भी टिक कर सकते हो, ठीक है, अगर 5 रेटिंग स्केल है तो, या मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो इस तरह से होता है। क्लियर है सबको? ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन टू द रिस्पोंडेंट्स। रिस्पोंडेंट्स को जो है ना प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस भी दी जाती हैं, ठीक है। एक तो कवर लेटर में भी हो गया ना, कुछ चीज़ें का जो है लेखन कहते हैं ना, वो कवर लेटर में भी किया होता है, और कुछ चीज़ें जो है ना क्वेश्चंस के साथ साथ इंस्ट्रक्शंस दी जाती है, जहाँ पे भी उनको लगता है ना यहाँ पे ज़रूरत है हमें इंस्ट्रक्शंस देने की, तो वहाँ पे भी साथ साथ इंस्ट्रक्शंस देनी चाहिए, सो दैट कि रिस्पोंडेंट को एकदम क्लियर पता चले कि भाई इस क्वेश्चन में हमें क्या आंसर देना है, किस वे में आंसर देना है, ठीक है। जैसे मैं आपसे हाइट ही पूछ रही हूँ कि आपकी हाइट कितनी है, तो हो सकता है मैंने उसको जो है इंचेस में बताना हो, आपने उसको सेंटीमीटर में लिख दिया है, ठीक है। अब मेरे इंचेस में पूछा, आपने सेंटीमीटर में हार्ट लिख दी, तो अगेन वो जो डेटा होगा वो इररेलेवेंट हो जाएगी, वो स्टडी की अगर मैं कैलकुलेशंस करने जाऊंगी ना तो वो बेसलेस हो जाएगी, क्योंकि मैंने किसी और पॉइंट से मैंने उसको कुछ और समझ लिया अगेन। तो मुझे ना वहाँ पे साइड पे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कि भाई ये जो हाइट है यहाँ पे इसको इन सेंटीमीटर लिखना है आपने। अब आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई इसको सेंटीमीटर में ही मेंशन करना है, अगर इंचेस में लिखा है तो आपको पता चल जाएगा अब इसको इंचेस में ही लिखना है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ भी कुछ इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत है वो मुझे वहाँ पे लिखनी चाहिए, एक इन्वेस्टिगेटर को डेफिनेटली लिखनी चाहिए अगर एक अच्छा क्वेश्चनर बनाना है तो, ठीक है। तो एक अच्छे क्वेश्चनर की ये भी क्वालिटी है कि जहाँ जहाँ भी हमें लगता है कि ज़रूरत है हमें इंस्ट्रक्शंस देने की, कि मेरा रिस्पोंडेंट यहाँ पे उसको ज़रूरत है, यहाँ उसको समझ नहीं आएगा, तो वहाँ वहाँ मुझे इंस्ट्रक्शन साथ साथ देनी चाहिए। क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चन शुड बी टेकन इनटू अकाउंट ऑल्सो। अब किस तरह के क्वेश्चन मुझे अपने क्वेश्चनर में पूछने चाहिए, ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये भी मुझे ध्यान में रखना चाहिए, जब भी मैं एक अच्छा क्वेश्चनर बना रही हूँ तो मुझे उसमें ये भी चीज़ों का ध्यान रखना कि मेरे को क्वेश्चन किस तरह के सेट करने हैं, ठीक है। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस ही सेट करते हैं, क्योंकि मुझे पता है ना रिस्पोंडेंट जो है ना वो जल्दी, उसके पास टाइम कम है, वो टाइम ज़्यादा मुझे दे नहीं पाएगा, देना नहीं चाहता है, ठीक है। कौन किसी के लिए क्यों मैं ऐसे टाइम अननेसेसरीली अपना लगाऊं, तो मैं क्या करूँगी, कम से कम क्वेश्चंस बनाऊंगी, इन्वेस्टिगेटर कम से कम क्वेश्चंस रखेगा और कोशिश करता है कि वो जो क्वेश्चंस हैं वो क्लोज एंडेड। और अब आपको पता है ना ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस कौन से होते हैं, ठीक है। तो क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड मैंने लेक्चर 2 में जो है मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, उसका जो फर्स्ट मेथड था डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, वहाँ पे जो उसके मेरिट्स में लास्ट पॉइंट था सुटेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, वहाँ मैंने अच्छे से ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं वो बताया है, ठीक है। तो वो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। स्टिल मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ कि क्लोज एंडेड में क्या होता है, आपको
आपको पता है कि भाई अब जो आंसर्स मैंने लिखे हैं ना, ऑप्शंस दिए हैं आपको, इसी में से ही कोई एक ऑप्शन देना है आपको। आपका जो फ्री रिस्पॉन्सेस का जो माइंड होता है ना, वो अब रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। आपको जो गिवन मैंने दिए हैं ऑप्शंस, उसी में से ही आपको चूज़ करना है। वो सिंपल ऑल्टरनेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है, कि 4 3 2 1 0 इस तरह से। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। आपको पता है यही 4 ऑप्शंस है, इसी में से ही आपको आंसर करना है। या अगर मैं आपकी क्वालिफिकेशन पूछती हूँ तो आपको पता है क्वालिफिकेशन का ही आंसर देना है, इसके अलावा आप कोई इधर उधर की बात नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आपको यूजुअली हम क्या करते हैं, क्लोज एंड की जस्ट टिक टिक किया, इस तरह से येस नो किया, राइट रॉन्ग किया, इस तरह के क्वेश्चन हम पूछते हैं, क्योंकि ये रिस्पॉन्डेंट जो है ना जल्दी हमें आंसर्स दे देता है इसका, ठीक है। वो विलिंगनेस शो करता है हमारे क्वेश्चनर को फिल करने के लिए। या फिर ओपन एंडेड भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमारी स्टडी कैसी है, ठीक है। तो वो हमारे ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली, बट यूजुअली क्लोज एंडेड क्वेश्चंस ही प्रेफर किए जाते हैं, या फिर मिक्सचर ऑफ क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड क्वेश्चंस ही यूज़ किए जाते हैं। आप मैक्सिमम देखो जितने भी क्वेश्चनर्स होते हैं, चाहे वो ऑनलाइन सर्वेज होते हैं, मोस्टली क्लोज एंडेड ही होंगे, लेकिन लास्ट के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो ओपन एंडेड होते हैं, जैसे योर कमेंट्स, ठीक है, कमेंट इन दिस बॉक्स, है ना। लास्ट में 1 2 क्वेश्चंस होते हैं जिनके लिए कमेंट बॉक्स दिया जाता है कि यहाँ पे, दैट मीन कॉम्बिनेशन होता है क्लोज एंडेड का भी और ओपन एंड। तो बेस्ट मिक्सचर यही रहता है जिसमें ओपन एंडेड भी रहते हैं और क्लोज एंडेड भी रहते हैं। क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अवॉइड डबल नेगेटिव क्वेश्चन। हमें अपने ना क्वेश्चनर में डबल नेगेटिव क्वेश्चंस को भी अवॉइड करना होता है। अब आप बोलोगे मैम डबल नेगेटिव से क्या मतलब है यहाँ पे? डबल नेगेटिव की जब भी हम बात करते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पे 2 नेगेटिव आ रहे हैं, डोंट यू थिंक स्मोकिंग शुड बी प्रोहिबिटेड, डोंट यू थिंक दिस अल्कोहल इज़ बैड फॉर योर हेल्थ, ठीक है। तो डोंट भी आ रहा है और आगे फिर नॉट भी लग रहा है। तो कोई भी इस तरह के क्वेश्चन जिसमें डबल नेगेटिव आ गया ना, क्योंकि इससे भी क्या आपको पहले ही आंसर पता चल गया कि मुझे ये आंसर देना है, ठीक है, कि नहीं, मैं बोलूँगी नहीं करती हूँ, है ना। आपको डोंट यू थिंक दिस इज अप्लाई टू नो बडी। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना डबल नेगेटिव, वो जहाँ पे, वो भी मुझे अवॉइड करने चाहिए। एक अच्छे क्वेश्चनर की ये भी क्वालिटी है कि उसमें डबल नेगेटिव क्वेश्चंस का यूज़ नहीं होना चाहिए। क्लियर? डेफिनेटली जो फिजिकल अपेयरेंस है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। फिजिकल अपेयरेंस जो है ना क्वेश्चनर की, वो बहुत मैटर करती है। तो उसको अट्रैक्टिव होना चाहिए, कम से कम क्वेश्चंस हो, एकदम शॉर्ट हो, क्रिस्प हो, टू द पॉइंट हो, क्लियर हो, ठीक है। और वो उसमें मोस्टली जो है वो क्लोज एंडेड ओपन एंडेड का ही मिक्सचर रहता है। तो वो एकदम कम से कम हो, सो दैट कि रिस्पोंडेंट अपना विलिंगनेस शो करे, ठीक है। तो वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, उसे अपील करना चाहिए रिस्पोंडेंट को कि वो अपना विलिंगनेस शो करे, अपना इंटरेस्ट जो है ना उसका जगाए मेरा क्वेश्चनर। तो मेरा क्वेश्चनर ऐसा हो कि उसका इंटरेस्ट अपने आप जाग जाए कि वो मेरे हर एक क्वेश्चन को ना अटेम्प्ट दे, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन इस तरह से होना चाहिए कि जिससे उसका इंटरेस्ट ना जागता रहे, कि वो बोरिंग फील ना करे मेरे क्वेश्चनर को फिल करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज, मुझे अपने क्वेश्चनर में ऐसे क्वेश्चंस भी अवॉइड करने चाहिए जिसमें ना कैलकुलेशंस हो, ठीक है। तो कैलकुलेशंस क्यों अवॉइड करनी चाहिए? क्योंकि देखो हर कोई, मैंने बताया ना, अलग अलग एज ग्रुप्स के भी पर्सन होते हैं, और कुछ हाउसवाइफ्स होंगे, मतलब कुछ जो होते हैं वो इलिटरेट, मतलब ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है, जैसे 8th पास होंगे, 12th पास होते हैं, उसके बाद कहीं अपनी स्टडीज़ ड्यू टू सम रीजंस परस्यू नहीं कर पाते हैं, कुछ अपनी फैमिली को टाइम देने की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं, कुछ अपनी मैरिज लाइफ को टाइम देने के लिए नहीं पढ़ पाते, कुछ बच्चों को टाइम देने के लिए उनके पीछे सेक्रीफाइस कर लेते हैं, तो अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं फॉर वन रीज़न और दी अदर, है ना। लेकिन स्टिल पढ़ना लिखना तो सबको आता होता है। अब जो है हमें, और जो हम पढ़े लिखे भी हैं, कोई भी हो एज ग्रुप का, आप देखो एज एक टाइम के बाद ना आप भूल ही जाते हो। जैसे अगर हम अभी भी पढ़ रहे हो, अगर आप भी पढ़ रहे हो, अपने ही सब्जेक्ट के लिए पढ़ रहे हो ना, अभी भी आप देखना जो आपने पढ़ा होगा, अगर आप मेमोराइज करने की कोशिश करो तो कुछ कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ के भी भूल जाते हो। तो हम जिन्होंने पढ़ाई छोड़ ही दी है, अगर एमए की है या मैंने एमफिल, अब मैंने अगर वो छोड़ दी है, अब मुझे 10 साल के बाद आप पूछोगे कि यार वो इकोनॉमिक्स क्या था, उसमें मार्शल ने क्या कहा था, उसमें रिकार्डो की थ्योरी क्या कहती है, स्टैटिस्टिक्स में डबल बैरल क्वेश्चंस क्या थे, स्टैटिस्टिक्स में उसमें मोड का कॉन्टीन्यूस सीरीज का क्या फॉर्मूला था, तो मैं भी ऑब्वियसली बात है भूल जाऊंगी। कोई भी परफेक्ट नहीं है कि वो उसको हर टाइम याद रखेगा,
ठीक है। तो लिटरेट पर्सन्स के लिए भी मुश्किल रहता है कि आप हर एक टाइम पे हर एक चीज़ को याद नहीं रख पाते। इनफैक्ट अगर हम कॉन्टिन्यूटी में भी पढ़ रहे हैं, स्टिल हो सकता है आपने जो परसों ही पढ़ा होगा ना, वो आज आप भूल जाओगे। इनफैक्ट आज ही जो सुबह पढ़ा होगा अभी भूल जाओगे। और अगर किसी ने आपको वो इंस्टेंटली क्वेश्चन कर लिया तो आप ब्लैंक हो जाओगे, यार वो तो मुझे पता ही नहीं है। होता है ना ऐसे सबके साथ। फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जिसने पढ़ाई कितने 10 20 30 साल पहले छोड़ दी है, अब उसको वो चीज़ें याद होंगी। ठीक है। अब तो इस तरह के जो क्वेश्चन जिनमें कैलकुलेशंस हो ना, वो हमें अवॉइड करने चाहिए। मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो, जैसे परसेंटेजेस के क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। रेशियो वाले क्वेश्चन की मैं बोलूँ यार रेशियो रेशियो का क्या है, वो तो कोई हर किसी को आनी चाहिए, ऐसा नहीं है। तो हमें इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए जिससे ना स्ट्रेस पड़े रिस्पॉन्डेंट, उसको ना ज़्यादा जोर लगाना पड़े यार कि मैंने तब पढ़ा तो था, कुछ हल्का हल्का याद तो आ रहा है, बट अब मुझे उसका फॉर्मूला याद नहीं है, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं मुझे तो आ ही नहीं रहा। ठीक है। तो इस तरह की ना फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए रिस्पॉन्डेंट में, उसको मेंटल स्ट्रेस नहीं देना है हमने। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस ना पुट किए जाएं कि जो जिससे कि बर्डन पड़े मेरे रिस्पॉन्डेंट पे, तो मुझे इस तरह के क्वेश्चंस को भी अवॉइड करना है। ठीक है। आई रियली होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है। ओके, नाउ द सेकेंड लास्ट पॉइंट इज, हमें अपने क्वेश्चनर को ना क्रॉस चेक भी करना चाहिए। जो भी हमने क्वेश्चंस पुट किए हैं ना अपने क्वेश्चनर में, अगर तो हम देखो ऑन द फील्ड इंक्वायरी कर रहे हैं, तो हमें अपने यहाँ ऑनलाइन सर्वेस भी है, तो अगर मेरी कोई इंपॉर्टेंट स्टडी है, ऑब्जेक्टिव मेरा बहुत है, तो जो भी मेरे ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली जो मुझे लगता है यार ये क्वेश्चंस जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को ना मुझे 2 3 बार, मतलब जितना भी है मल्टीपल टाइम्स अलग अलग वे में पूछना चाहिए, जस्ट टू क्रॉस चेक माई द क्रॉस चेक द रिस्पॉन्सेज ऑफ द रिस्पॉन्डेंट। कि जो मेरा रिस्पॉन्डेंट है, अगर उसने सभी क्वेश्चंस को फिल किया भी है, स्टिल क्या उसने एक्यूरेसी के साथ किया, या ऐसे ही मतलब कुछ भी मन धरंग करके, मतलब अच्छा इसको टिक कर देती हूँ, इसको क्रॉस कर देती हूँ, इसमें यहाँ टिक कर देती। यूजुअली हम ये भी करते हैं ना, अगर किसी ने शोरूम में दिया, अच्छा मैम इसको फिल कर दो, ऐसे मर्जी से, हाँ यहाँ 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 कर दे यार, कहीं पे भी कर दे कर दे कर दे कर दे, तो हो गया। ठीक है। तो इस तरह से नहीं करना है। तो अगर इस तरह से किसी रिस्पोंडेंट ने फिल किया होगा ना, वो मुझे पता चल जाएगा। तो अच्छे क्वेश्चन है कि ये भी क्वालिटी है कि हमें अपने क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको क्रॉस चेक भी करना चाहिए। ठीक है। उसको अलग अलग वे में मोल्ड करके मुझे ज़रूर पूछने चाहिए, सो दैट कि मुझे पता चले जो मेरा रिस्पोंडेंट है वो अटेंटिव होके, अलर्ट होके वो क्वेश्चन आर को फिल किया या ऐसे ही मस्ती में कर दिया है। ठीक है। जैसे एज की ही मुझे बात करनी है कि मुझे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए कि मेरे रिस्पोंडेंट का मुझे एज पता होना चाहिए। तो कहीं पे हो सकता है मैं पूछ लूँ हाउ ओल्ड आर यू, और कहीं पे हो सकता है मैं उसको पूछ लूँ व्हाट्स योर डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ जो है, और एक जगह मैंने एग्जैक्ट अभी प्रेजेंट एज पूछी है, तो अगर प्रेजेंट एज जो है उसकी डेट ऑफ बर्थ से मैच नहीं, क्योंकि मैं कैलकुलेशन तो कर लूँगी ना, तो प्रेजेंट एज और जो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ मैच नहीं किया, दैट मीन्स मुझे पता चल जाएगा कि जो मेरा रिस्पोंडेंट है उसने ये ध्यान से नहीं पढ़ा, उसने जस्ट ऐसे ही मार्क कर दिए हैं ऑप्शंस। समझ आ रहा है आपको? सो दैट इज़ माई पॉइंट कि हमें जो अपना क्वेश्चनर है इस तरह से भरना चाहिए कि क्रॉस चेक वाले क्वेश्चंस भी हमारे क्वेश्चनर में होने चाहिए। क्लियर? नाउ द लास्ट पॉइंट इज़ कि हमें अपने क्वेश्चनर में क्वेश्चनर की पायलट स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो पायलट स्टडी वाला पॉइंट है ना, दिस वन इज़ ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ से भी आता है, पायलट स्टडी भी कह सकते हो आप। ठीक है। पायलट सर्वे भी कह सकते हो, पायलट स्टडी या फिर पायलट सर्वे, या फिर प्री टेस्टिंग भी कह सकते हो। ठीक है। pre-testing the questionnaire, pre-testing the questionnaire कह सकते हो। ठीक है। ये क्वेश्चनर है। पायलट सर्वे कह सकते हो, या फिर पायलट स्टडी कह सकते हो। ठीक है। ये आप लिख सकते हो साथ साथ। ओके। तो पायलट स्टडी होता क्या, अब ये क्वेश्चन आता है, पायलट स्टडी से क्या मतलब है मेरा। पायलट स्टडी क्या कहती है कि जब भी हम क्वेश्चनर बनाते हैं ना, उसमें देखो कितने सारे क्वेश्चंस मैं फ्रेम कर रही हूँ, मुझे हर एक क्वेश्चन को पहले देखना पड़ेगा, यार मैंने क्वेश्चंस बना तो लिए, जब मैं बैठी हूँ मैंने कुछ क्वेश्चन सेट किए। ठीक है। जब से मैं ही आपके लिए एमसीक्यू सीरीज़ लेके आती हूँ, मैं भी चेक करती हूँ यार कि ये रेलिवेंट है ना, ये अप टू द मार्क है, कुछ इरेलीवेंट तो नहीं लिख दिया मैंने, कुछ गलत तो नहीं है इसमें। तो मैं अपने क्वेश्चनर जो मैंने एक फ्रेम किया, पहले मैं उसको ना चेक करूँगी।
ठीक है। पहले तो मैं खुद देखूंगी कि यार मेरे अकॉर्डिंगली सारे क्वेश्चंस ठीक जा रहे हैं। अब देखो कोई भी इतना एक्सपर्ट नहीं होता है, कोई भी परफेक्ट नहीं है, जैसे मैंने अभी बताया। तो हर एक कहीं ना कहीं जो है वो लैक करता है। मैं भी कंप्लीटली परफेक्ट नहीं हो सकती हूँ, मुझ में भी बहुत सारी कमियाँ होंगी, ठीक है। तो मेरे को अगर मैं स्टैटिस्टिक्स पढ़ा रही हूँ तो ज़रूरी नहीं है मुझे सारा कुछ आता होगा, मुझे भी काफ़ी कुछ नहीं आता होगा, ठीक है। तो मैं अभी उतना ही बता रही हूँ जितना आपको चाहिए। तो पायलट स्टडी में हम क्या करते हैं, हर एक क्वेश्चन को पहले मैं खुद रीड आउट करूंगी, अपने लेवल पे किया मैंने, हर एक जो है वो क्वेश्चन सेट किया अच्छे से। जब मुझे लगता है कि हाँ मेरे अकॉर्डिंगली ये सेट है, इसमें मैंने कोई डबल वेरिएंट नहीं डाले हैं, कोई मैंने डबल नेगेटिव क्वेश्चंस नहीं है, कोई मेरे लोडेड नहीं है, कोई लेडेड नहीं है, कोई एम्बिगुअस नहीं है, शॉर्ट है, सिंपल है, ब्रीफ है, क्लियर भी है, जनरल टू स्पेसिफिक भी है, मेरे अकॉर्डिंगली अब वो ऑल सेट है। अब मैं क्या करूँगी, फाइनल रिस्पॉन्डेंट्स को अभी नहीं भेज दूंगी कि यार चलो अब भेज दो, सर्कुलेट कर दो, नहीं। ये तो मेरे अकॉर्डिंगली परफेक्ट है ना। हो सकता है जब मैं किसी और को चेक कराऊँ वो इसमें 100 गलतियाँ निकाल दें, होता है ना ऐसा। मैंने कुछ बनाया, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा, बहुत टेस्टी लग रहा है, जब मैंने वो किसी और को टेस्ट कराया उसने मुझे मतलब लिस्ट बता दी, यार इसमें ये भी कम था, इसमें ये ज़्यादा कर दिया, ये जला दिया, ये वो ऐसा भी होता होगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चनर जब भी हम बनाते हैं ना, हमें पहले हम कुछ एक्सपर्ट्स को देते हैं। अब वो हमारे एजुकेटर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी प्रोफेसर्स हो सकते हैं, कुलीग्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, ठीक है। जिन तो हम क्या करेंगे, पहले में वो, लेकिन ये वो होंगे, वो कुलीग्स होंगे जो कि मेरे फाइनल रिस्पोंडेंट्स नहीं होंगे। फाइनल रिस्पोंडेंट्स को छोड़ के ये दूसरी टीम होगी, क्लियर। तो मैंने पहले कुछ बैचमेट्स, कुछ भी कोई भी ऐसे जो टीम होंगी, पहले मैं उनको अपना क्वेश्चनर जो है वो सर्कुलेट करूँगी, ठीक है। एक ग्रुप सेलेक्ट करूँगी कि मैं उस ग्रुप में अपने क्वेश्चनर को सेंड करूँगी और उनको बोलूँगी कि प्लीज़ आप मुझे इतनी देर के बाद ये क्वेश्चनर जो है चेक करके मुझे मैं आपसे वापस ले लूँगी, तो प्लीज़ इसको चेक करिए कि ये कैसा है, ठीक है। तो मुझे आप अपना फीडबैक दीजिएगा कि जो मैंने इसमें क्वेश्चन सेट किए हैं, जस्ट मैंने इस एग्जामिनेशन करने के लिए वो सर्कुलेट करती हूँ ऐसे पैनल को जो कि अदर देन माय फाइनल रिस्पोंडेंट्स, क्लियर। तो वो उस पैनल को मैं सर्कुलेट करूँगी, हो सकता है 10 to 15 मेंबर्स हो, वो मतलब वो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो उनको मैं भेजूंगी। तो फिर मैं जब कलेक्ट करने जाऊंगी तो मैं पूछूंगी भैया आपको मेरे क्वेश्चंस ठीक लगे, इसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत तो नहीं है। तो कोई बोलेगा हाँ ठीक है, बिल्कुल सब मुझे ठीक लगे। कुछ बोलेगा यार ये वाले क्वेश्चंस इररिलेवेंट है, इसको हटा दो। कोई बोलेगा ये लोडेड क्वेश्चंस है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको नहीं पूछने चाहिए, पार्टिसिपेंट को हर्ट कर सकता है। कोई बोल देगा यार ये क्वेश्चंस जो है रिपीट हो रहे हैं आपके, यहाँ पे भी ये देखो यही क्वेश्चन का मतलब है, यहाँ पे भी यही क्वेश्चन का मतलब आ रहा है। फिर आपको लगेगा हाँ यार सच में। तो आपको क्या करोगे, आप वो जितनी भी रिकमेंडेशंस उन्होंने दी होंगी ना, अब आप उसमें चेंजेस लाओगे, ठीक है। तो ये सब हम पायलट स्टडी की हेल्प से ही करते हैं। तो फाइनल रिस्पोंडेंट्स को भेजने से पहले हम एक पैनल बनाते हैं, उसको हम अपना क्वेश्चनर सर्कुलेट करते हैं और फिर उनसे फीडबैक लेते हैं कि भाई हमारा क्वेश्चनर कैसा है, इसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत है, कुछ एडिशंस, कुछ सब्ट्रैक्शंस करने की ज़रूरत है। फिर हम फाइनली वो चेंजेस करते हैं और अपना एक फाइनल ड्राफ्ट जो है वो बनाते हैं, जो कि फाइनल रिस्पोंडेंट्स में सर्कुलेट किया जाता है। क्लियर है सबको। तो ये हो गया हमारा क्या पूरा आपका क्वेश्चनर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या स्टेप याद रखना चाहिए, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली हमारा क्वेश्चनर सेट होता है। फिर उसके बाद आता है कि हमें क्वेश्चनर का टाइप देखना होता है, स्ट्रक्चर्ड है या अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड में क्या होता है, पहले से ही प्री डिफाइंड होते हैं, मैंने सारे क्वेश्चंस लिखे होंगे, चाहे वो ओपन एंडेड हो चाहे वो क्लोज एंडेड हो, वो मैंने पहले से ही फ्रेम किया हुआ है कि भाई मुझे ये क्वेश्चंस ही पूछने हैं, मैं कुछ भी उस टाइम चेंजेस नहीं ला सकती हूँ। तो जो ये स्ट्रक्चर क्वेश्चन नहीं है वो अनस्ट्रक्चर्ड हो गया, ठीक है। तो अनस्ट्रक्चर मीन जो स्ट्रक्चर नहीं है, दैट मीन्स उसमें मैं ऑन द स्पॉट जो मेरा मन कर रहा है ना क्वेश्चन, हाँ मुझे इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट करनी है वही होगी, लेकिन जो मेरा मन कर रहा है जिस वे में मैं पूछना चाहती हूँ वो मैं फ्री हूँ, मैं अपने रिस्पॉन्डेंट से क्वेश्चन ऑन द स्पॉट पूछ सकती हूँ, ठीक है, अपने वे में। नेक्स्ट मुझे वही क्वेश्चंस चूज़ करने होते हैं कि अब मैंने क्वेश्चनर का ऑब्जेक्टिव भी पता चल गया, स्ट्रक्चर बनाना है या अनस्ट्रक्चर बनाना है वो भी पता चल गया। अब मुझे एक ओपन एंडेड क्वेश्चंस रखना है या क्लोज एंडेड, अब मैं वो चूज़ करूँगी, ठीक है। उसके बाद मैं फाइनल रिस्पॉन्डेंट, मैंने कहाँ कहाँ किन किन स्टूडेंट्स से किन किन रिस्पॉन्डेंट से अपना डेटा कलेक्ट करना है, फिर मैं वो चूज़ करूँगी, ठीक है, अपने फाइनल रिस्पॉन्डेंट्स को सिलेक्ट करूँगी। फिर उसके बाद मैं एक रफ ड्राफ्ट बनाऊँगी, ठीक है। तो रफ ड्राफ्ट में सारी चीज़ों को दिमाग में रखूँगी, यार अवॉइडेड नहीं होने चाहिए, लीडेड क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, लोडेड
लोडेड नहीं होने चाहिए, सिंपल होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, पर्सनल क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं, ठीक है, अट्रैक्टिव होनी चाहिए अपीयरेंस। तो ये सारी चीज़ों का मैं ध्यान में रखूँगी, मैं एक रफ ड्राफ्ट बनाऊँ। फिर जैसे ही रफ ड्राफ्ट बनाया तो अब मैंने कहाँ भेजना उसको, पहले तो मैं री एग्जामिनेशन करूँगी खुद, ठीक है। तो जो री एग्जामिनेशन होती है ना वो खुद होती है बाय द बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ। ये इन्वेस्टिगेटर खुद करता है। और इसके बाद हम पायलट स्टडी करते हैं जो कि हम दूसरे पैनल से कराते हैं अदर देन दी फाइनल रिस्पोंडेंट। और जब पायलट स्टडी भी हो गई, फिर जो भी चेंजेस करनी है वो मैंने कर ली, उसके बाद मेरा लास्ट में बनता है फाइनल ड्राफ्ट, ठीक है। तो लास्ट में मैंने फाइनल ड्राफ्ट बनाया और फाइनल ड्राफ्ट के बाद फिर हम लास्ट में क्या करते हैं, सर्कुलेशन कर देते हैं जहाँ पे भी मुझे भेजना है। अब उसमें मैं अलग अलग मोड्स यूज़ करती हूँ, डिलीवरी मेथड्स जो है वो अलग अलग रहते हैं, हो सकता है ऑनलाइन हो, ठीक है, हो सकता है एसएमएस के थ्रू करूँ, व्हाट्सएप करूँ, फेसबुक पे कर दूँ, ईमेल कर दूँ, ठीक है, बाय पोस्ट सेंड करूँ। तो वो डिलीवरी मेथड जो है वो मैं अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये स्टेप्स भी हो गए, प्रिंसिपल्स भी हो गए, ऑब्जेक्टिव, देन टाइप ऑफ क्वेश्चनर, फिर हमें ओपन एंडेड डालने हैं, क्लोज एंडेड, फाइनल रिस्पोंडेंट कौन होंगे, रफ ड्राफ्ट बना लिया। अब रफ ड्राफ्ट को मैंने चेक करना है खुद ही कि यार मैंने क्वेश्चंस ठीक तो डाले, जब मेरे अकॉर्डिंगली मुझे लगा ऑल सेट है, फिर मैंने पायलट स्टडी कंडक्ट करवाई। पायलट स्टडी के बाद मैंने चेंजेस लाई, जो भी अमेंडमेंट्स करनी थी वो कर दी, और फिर फाइनल ड्राफ्ट जो है बनाया और उसको सर्कुलेट कर दिया, ठीक है। तो इसके साथ ये जो आपका यूनिट 2 है ना, ये भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसकी एमसीक्यू सीरीज लेकर आऊँगी। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपकी कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ दोज वेरी कमेंट्स, ओके, एंड डेफिनेटली एड्रेस देम, ओके। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।